So today we will shift to exercise question answers of NCERT. So your first question is, a piece of wire of resistance R is cut into 5 equal parts. पहला क्वेश्चन है, and connected in parallel. If the equivalent resistance is R dash, parallel में join करने के बाद जो resistance आएगा वो R dash, then find the ratio of R by R dash. Then the ratio of R by R dash is dash. इनमें से कौन सा सही होगा? तो क्या है कि एक रेजिस्टेंस है, वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है और इसको 5 हिस्से में, बराबर हिस्से में बांटा गया, 2 3 4 5. फाइन. तो जब बराबर हिस्से में बांटा जाएगा तो रेजिस्टेंस भी बराबर बढ़ जाएगा, यानी सबका रेजिस्टेंस हो जाएगा R by 5. और इन पांचों रेजिस्टेंस को हम लोग पैरेलल ज्वाइन कर दिए. ये एक रेजिस्टेंस हुआ, ये दूसरा रेजिस्टेंस हुआ, ये तीसरा हुआ, ये चौथा हुआ, ये पांचवा हुआ. ठीक है, सबका वैल्यू है R by 5. सबका वैल्यू है R by 5 और इसको पैरेलली ज्वाइन कर दिया गया. इसको हम लोग पैरेलली ज्वाइन करते हैं. ठीक है, और पैरेलली ज्वाइन करने के बाद इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है उसका बोला कि उसको आप लोग R डैश मान ले लीजिए. ठीक, तो आप एक फॉर्मूला देखे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये बहुत सारे सवाल में ये फॉर्मूला यूज भी होता है कि इफ n इक्वल रेजिस्टेंस आर ज्वाइंड इन पैरेलल देन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज R by n. दैट मींस अगर n इक्वल रेजिस्टेंस को सभी का रेजिस्टेंस R है, सारे रेजिस्टेंस का वैल्यू R है और इन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को पैरेलल में अगर ज्वाइन करेंगे तो इन दैट केस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू हो जाएगा R by n. ठीक है, सो if there are n resistances, each resistance has got value R and all the resistances are joined in parallel, then equivalent resistance we can write directly R by n. तो इस केस में आपका 5 रेजिस्टेंस है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका वैल्यू ऑफ ईच रेजिस्टेंस दैट इज R by 5, वैल्यू ऑफ ईच रेजिस्टेंस दैट इज R by 5 and divided by number of resistors. The number of resistances is 5. So your R dash is R by 25 और आपको निकालना है R by R dash. तो R dash को यहां ले आइए, 25 को यहां ले आइए, तो यहां आ जाएगा 25 और ये हो जाएगा R by R dash. अगेन आप बार बार बता रहे हैं कि अगर n इक्वल रेजिस्टेंसेस है और सभी का वैल्यू अगर R है, ऐसा R R R R ऐसा n रेजिस्टेंसेस है और सबका वैल्यू अगर R है, इन दैट केस इफ दे आर ज्वाइंड इन पैरेलल देन R इक्विवेलेंट का वैल्यू हो जाएगा R by n. ये हम लोग को बहुत सारा सवाल में आएगा, ये फॉर्मूला हमको यूज करना पड़ेगा. सो यहाँ पर 5 रेजिस्टेंस है और सभी रेजिस्टेंसेस का वैल्यू हमको निकला है R by 5. सो इट इज R by 25. सो R by R dash का वैल्यू आ गया 25. सो करेक्ट ऑप्शन इज D. ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following term does not represent electric power? तो I square R तो पावर को रिप्रेजेंट करता है, I R square E this does not represent electric power. VI ये भी करता है, V square R ये भी करता है. So your correct option should be 2. According to the question, your correct option is I R square. I R square पावर को रिप्रेजेंट नहीं करता है, I square R भी करता है, VI भी करता है, V square R भी करता है. So for this question your correct option should be IR square. IR square पावर को रिप्रेजेंट नहीं करता है. Next question is an electric bulb rated 220 volt and 100 watt which when it operated on 110 volt the power consumed is, आपको निकालना है इसमें. तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक बल्ब का रेट क्या दिया हुआ है, 220 वोल्ट और 100 वाट. अब कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस में अगर वोल्टेज और वाट दिया हुआ है तो जरूरी नहीं है कि उसी वोल्ट पे वो ऑपरेट हो. जैसे कि यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर वोल्टेज आपका 220 है रेटिंग में और ऑपरेट हो रहा है 110 में. तो एक बल्ब में
या कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस में वोल्टेज बदल जाएगा तो पावर भी बदल जाएगा और करंट भी बदल जाएगा। तो वोल्टेज बदलने से पावर भी बदल जा रहा है और करंट भी बदल जा रहा है। तो यानी अगर इसको वोल्टेज को बदल देंगे तो पावर बदल जाएगा और करंट भी बदल जाएगा। बदलेगा क्या नहीं, तो जब इस रेट पे काम करेगा उस समय भी वही रहेगा, और इस पावर वोल्टेज को जब चेंज कर देंगे तब भी वो नहीं चेंज होगा। तो वो दैट क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी इज रेजिस्टेंस। सो कुछ भी वोल्ट में ऑपरेट हो, कुछ भी पावर में ऑपरेट हो, कुछ भी करंट में ऑपरेट हो, बदलेगा नहीं ऑल द सिचुएशन में आपका कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस का रेजिस्टेंस। ओके, सो ये जो रेट दिया हुआ रहता है 220 वोल्ट 110 वाट, ये एक्चुअली कोड है। ये कोडिंग किसका किया हुआ है? रेजिस्टेंस का कोडिंग किया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस का वोल्टेज और वाटेज दिया हुआ है, एक्चुअली इनडायरेक्टली वो रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है, इनडायरेक्टली वहां पर रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है। भले वो पावर दिया हुआ है 100, वोल्टेज दिया हुआ है 220, ये रेटिंग है उसका, इनडायरेक्टली वो बता रहा है कि इसका रेजिस्टेंस ये है। तो यहां से आपको पहले रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी वोल्टेज आप इसमें दीजिए उसका रेजिस्टेंस बदलने वाला नहीं है, लेकिन करंट बदल जाएगा, वोल्टेज बदल जाएगा, पावर बदल जाएगा, कुछ भी एक बदलिए दूसरा तीसरा बदल जाएगा, खाली जो नहीं बदलेगा वो रेजिस्टेंस। सो ध्यान रहे कि दिस इज द कोडिंग, ये कोडिंग किया हुआ है। ये किस चीज का कोडिंग किया हुआ है? रेजिस्टेंस का। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस कैन बी रिटन एज वोल्टेज का स्क्वायर, यानी वी स्क्वायर बाई पावर पी। तो ये हो जाएगा रेजिस्टेंस का वैल्यू। वी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया? 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई पावर 100। सो 100 0 0 0 0 कैंसिल, 22 इंटू 22 484, यानी इस इलेक्ट्रिक अप्लायंस का रेजिस्टेंस 484। अब जब ये 110 वोल्ट पर ऑपरेट करेगा तब भी इसका रेजिस्टेंस उतना ही रहेगा, तब भी इसका रेजिस्टेंस 484 ही रहने वाला है। तो चेक करते हैं, जब 110 वोल्ट पे ऑपरेट कर रहा है तो इन दैट केस उसका पावर क्या होगा? तो वोल्टेज भी दिया हुआ है और रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है, तो पावर का वैल्यू हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर। यहां दिया हुआ है पावर का सारा फॉर्मूला दिया हुआ है। पावर का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर, जब करंट और रेजिस्टेंस दिया हुआ रहेगा। पावर का वैल्यू वी आई, जब वोल्टेज और करंट दिया हुआ रहेगा। और पावर का वैल्यू वी स्क्वायर बाई आर हम लोग यूज करेंगे जब वी और आर दिया हुआ रहेगा। तो हमें यहाँ पर वी पता है, क्योंकि वी 110 वोल्ट पे ऑपरेट कर रहा है, तो वी का वैल्यू है 110 वोल्ट और आर का वैल्यू है 484 ओम, है ना। सो आपका पावर निकालना है, पावर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, दैट इज वी स्क्वायर, दैट इज 110 इंटू 110 डिवाइडेड बाई 484। ओके, सो 11 से कट जाएगा, 11 से कटेगा तो ये 44 हो जाएगा, और 11 से ये कटेगा तो ये 10 हो जाएगा, 11 से कटेगा तो ये 44 हो जाएगा, 4 11 44, हाँ। और ये अब इसको काटेंगे, सो फिर 11 से काटते हैं, तो 11 से काटेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, और 11 से काटेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा। फिर 2 को काटेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, और 2 काटेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा। सो पावर का वैल्यू आ गया आपका 25 वाट। पावर is 25 watt. So your again correct option is here 25 watt. For this question your correct option is D, that is 25 watt. जब 220 वोल्ट पे 100 वाट कंज्यूम हो रहा था, तो अगर उसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को अगर 110 वोल्ट पे ऑपरेट कराएंगे तो उस पर पावर कंजम्पशन हो जाएगा 25 वाट। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी, टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड इक्वल लेंथ, इसका मतलब दोनों का रेजिस्टेंस बराबर है। तो मैंने टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड इक्वल लेंथ को रिप्लेस कर दिया इक्वल रेजिस्टेंसेस से। अब टू इक्वल रेजिस्टेंसेस एक बार कनेक्टेड इन सीरीज एंड एक बार कनेक्टेड इन पैरेलल, इन टर्न्स, एक बार सीरीज में एक बार पैरेलल में, connected to the same potential difference, ED मतलब potential difference, find the ratio of heat production। so एक बार रेजिस्टेंस दोनों को सीरीज में कर दिया गया, टू इक्वल रेजिस्टेंसेस R और R, तो अब इस केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू हो जाएगा 2R। और अगर दो को पैरेलल में है, ठीक है, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे इसके पहले ही कि इक्वल रेजिस्टेंसेस अगर पैरेलल में है, 2 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और
3 है तो 3 से हो जाएगा, n है तो n से हो जाएगा। सो ये हम लोग बोले फार्मूला हम लोग को बहुत बार आ रहा है, देख रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बढ़िया से कर लेंगे। अब पावर का वैल्यू हमें बोल रहा है कि पोटेंशियल दोनों में बराबर है, ठीक। तो V है और R हमको पास अवेलेबल है। तो इस केस में हीट का वैल्यू क्या हो जाएगा, हीट का वैल्यू है ना हो जाएगा v²/r। तो v² और r का वैल्यू क्या है 2r। चलो, और इस केस में हीट का वैल्यू क्या हो जाएगा v²/r/2, ठीक। तो दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा h1/h2 इज इक्वल टू v²/2r और इंटू v²/r/2। तो r/2 v²/r/2, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2v²/r। तो ये हो जाएगा h2 का वैल्यू 2v²/r, ये r ऊपर चला जाएगा, ठीक। तो v² गेट्स कैंसल्ड एंड r गेट्स कैंसल्ड। सो रेशियो इज 1:4। और 4 ऑप्शंस क्या क्या दिया हुआ है हम लोग देख लेते हैं। 4 ऑप्शंस दिया हुआ है 1:2, 2:1, 1:4, 4:1। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। पहला ऑप्शन है 1:2 जो नहीं होगा, 2:1 नहीं होगा, 1:4 होगा। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। Now the next question is how is voltmeter is connected to measure the potential difference between 2 points। वोल्टमीटर को कैसे कनेक्ट किया जाता है, तो थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस होता है इन्फिनिटी, अनंत, ठीक। तो अगर वोल्टेज रेजिस्टेंस अनंत है आइडियल का, इन एक्चुअल प्रैक्टिस नहीं होता है, तो आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस, ठीक है, हम लोग मानते हैं इन्फिनिटी है। और आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस होता है 0, इसका होता है 0 रेजिस्टेंस एमीटर का, आइडियल एमीटर का। ये अगर पूछेगा तो आप बता सकते हैं, क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टमीटर। सो योर आंसर शुड बी इन्फिनिटी इन दैट केस। एमीटर का, आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 अगर पूछता है तो, ठीक है। तो इसको हम लोग बता रहे हैं, ये हमारा आंसर का पार्ट नहीं है, समझाने के लिए बता रहे हैं। तो अगर कोई भी सर्किट में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा तो करंट कम होगा, तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम होगा, और रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा होगा। तो अगर इस वोल्टमीटर को मैं 2 पॉइंट का बीच अगर मान लीजिए सीरीज में ज्वाइन कर दें, तो सीरीज में ज्वाइन कर देंगे तो इसका रेजिस्टेंस तो इन्फिनिटी हो जाएगा। रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो जाएगा तो करंट हो जाएगा 0, तो वोल्टेज को ये रीडिंग ही नहीं देगा। सबसे पहला बात तो यह है। तो इसीलिए वोल्टेज को हम लोग सीरीज में ज्वाइन ही नहीं कर सकते। सीरीज में जैसे ही ज्वाइन करेंगे वो बैटरी से करंट निकलना ही नहीं देगा, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है, सो बैटरी को अलाउ ही नहीं करेगा। तो वोल्टमीटर हैज टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल बिटवीन 2 पॉइंट्स। सो अगर मान लीजिए एक सर्किट में बल्ब है और बल्ब कितना वोल्टेज कंज्यूम कर रहा है, उसको अगर पता करना है तो हम लोग इसको पैरेलली ज्वाइन करना पड़ेगा। बल्ब के साथ सीरीज में ज्वाइन कर देंगे तो करंट सर्किट में करंट फ्लो ही नहीं करेगा। जिस जगह पे वोल्टेज सीरीज में रहेगा वहां पर करंट फ्लो नहीं करेगा। सो वोल्टेज इज ऑलवेज कनेक्टेड to the circuit in parallel to determine the potential drop between 2 given points। तो 2 given points के बीच वोल्टेज पता करने के लिए हमें वोल्टमीटर को ऐड करना पड़ेगा, और वोल्टमीटर को पैरेलली ऐड किया जाता है। उसके बाद लेकिन एमीटर को हमें सीरीज में ही ज्वाइन करना होता है। तो एमीटर क्या मेजर करता है, करंट। तो एमीटर से जब हमको करंट मेजर करना होगा तो हम एमीटर को सीरीज में ज्वाइन करेंगे, और वोल्टमीटर से जब वोल्टेज या पोटेंशियल ड्रॉप या वोल्टेज डिफरेंस आपको मेजर करना है, इन दैट केस हमें वोल्टमीटर को पैरेलली ज्वाइन करना पड़ेगा।